नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम जो है वो राजस्थान का जो प्रजामंडल, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीएससी की पुस्तक है 9th क्लास की। और हमने प्रजामंडल का जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ होती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है वो लिख के बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली वहां क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो आपका एक मूल्यांकन होता रहता है कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी हो रही है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था। तो जो पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, तो उस समय चूंकि यहां भारत पर ब्रिटेन का ही शासन है और यहां के राजाओं ने जो है पूरे तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहयोग किया था, अपनी निष्ठा प्रदर्शित की थी कि हम आपके प्रति निष्ठावान हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी और युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्य के युद्ध सम्मेलन का एक सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया था। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का भी बहुत नाम आता है। और ये जो बार सम्मेलन है इसके अंदर महाराजा को, बीकानेर जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, इनको यहाँ के प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा गया था। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। तो ये नरेंद्र मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जितने राजा महाराजा हैं वो अपनी सारी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वो एक मंच पर आकर के रख सकें। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्यवर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की और बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कई बार ये भी आता है कि बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा किससे दी, बोल्शेविक समझौते का नाम किसको दिया था, कौन सा बोल्शेविक समझौते से किसान आंदोलन प्रेरित था। यहां यह है कि जो ये विजय सिंह पथिक को बोल्शेविक विप्लववादी कहा गया, यह फैक्ट आपको बहुत मुश्किल से मुश्किल रूप से कहीं किसी किताब में मिलेगा। तो ये फैक्ट आप विशेष तौर से ध्यान में रखना इसको कि विजय सिंह पथिक को क्या कहा गया, विप्लववादी कहा गया, यानी बोल्शेविक। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। आप देख रहे हैं कि जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और राजा थे तो उनको यह लग रहा था कि हमारे लिए खतरा है, कहीं ये ब्रिटिश यहां से चले गए तो फिर हमारी सत्ता भी जो है वो यहां से चली जाएगी। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। ये तिलक स्वराज कोष है, ये जब तिलक जी की मृत्यु हुई थी तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उनके नाम पर यह तिलक कोष शुरू किया गया था कि भाई इसमें आप जमा करा सकते हो चंदा, ताकि भविष्य में आंदोलन हम जो भी चलाएं या चला रहे हैं तो उसमें सहयोग मिल सके। तो यहाँ के लोगों ने, बीकानेर के ये जो सरकारी नौकरी के लोग थे,
इन्होंने सहयोग किया उसमें, तो इनको नौकरी से निकाल दिया। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन से इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद सरस्वती के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। तो आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको इतनी गहराइयां पता चलेगी कि कितनी मुश्किल से आजादी मिली है। जो सत्ता में लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। राजा थे, जितने राजा महाराजा, वो नहीं चाहते थे कि यहां से अंग्रेज छोड़ के जाएं। आगे जब प्रजामंडल का चैप्टर चल रहा है, इसमें आगे आएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि जो जयपुर प्रजामंडल के नेता थे, उन्होंने जयपुर रियासत के साथ जो समझौता किया, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, तो उसमें जयपुर प्रजामंडल की ये एक शर्त थी, कब की बात है, 1942 की, कि आप अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करोगे। जयपुर के महाराजा जो थे वो करने को तैयार थे, मान सिंह, लेकिन जयपुर प्रजामंडल ने इस शर्त पे कि भाई ठीक है, हम भी यहां प्रजामंडल आंदोलन नहीं चलाएंगे, लेकिन आप भी सहयोग नहीं करोगे अंग्रेजों का। तो उस समझौते को जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1942 के अंदर भी यह हालत है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, वो कोई भी नहीं चाहता, और ना केवल यहाँ की, मैं केवल सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के कोई भी राजा महाराजा नहीं चाहता था कि अंग्रेज यहां से जाए, क्योंकि स्थिति अब लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है। और राजा महाराजाओं को एक चीज पता चल गई थी कि अगर अंग्रेज यहां से गए तो हमारा जो शासन है वो भी चला जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, जनता का शासन हो जाएगा, और कोई भी जो राजा है वो अपनी शक्ति को इस तरह जाने देना नहीं चाहता था। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। तो अब चूंकि मेवाड़ के महाराणा है और एक से बढ़कर एक महान महाराणा हुए हैं, तो इनके मन में तो एक वो कहीं ना कहीं रहता ही था। तो मेवाड़ के महाराणा जो है वो खुल्लम खुला विरोध नहीं कर सकते थे अंग्रेजों का, और गुप्त रूप से एक सहानुभूति भी थी उनका, जो यहाँ के नेता थे असहयोग आंदोलन के लिए जो लोग प्रयासरत थे। तो भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि या तो वे उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें, या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। तो वो जो लेटर है जो अंग्रेजी में भेजा गया था, जो ऑथेंटिक पुस्तकें आए उनमें वो लेटर पूरा मिलता भी है। उसमें बड़ी ऐसी डिप्लोमेटिक भाषा लिखी है कि भारत सरकार जो है वो आपके राजकाज से खुश नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप सहज सम्मान, जो उसका हिंदी में अर्थ है वो आपको बता रहा हूं, कि सहज सम्मान अपनी जो सत्ता है उसका हस्तांतरण अपने पुत्र के लिए कर दें और आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। तो सीधा सीधा ये नहीं लिखा था कि हमको पता है कि तुम गुप्त रूप से सहानुभूति रखते हो तो हम तुम्हें हटा देंगे, ऐसे नहीं। मतलब इस तरह की भाषा लिखी, महाराजा ने कहा ये वैसे भी हटाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, फिर राजकाज जो है वो किसको सौंप दिया, अपने बेटे भूपाल सिंह को। तो 1947 के समय यहाँ के जो महाराणा है, कौन है मेवाड़ के, भूपाल सिंह जी। तो जब ये घटनाक्रम होता है तो यहाँ के जो कवि थे उन्होंने एक दोहा भी लिखा था, मुझे याद आ रहा है कि बुढ़ापा री बाट में घाटी कठिन घनी, लाठी चोरा लूट ली धोको जीव गणी। यानी उसका मतलब था कि बुढ़ापा री बाट में घाटी कठिन घनी, कि जो बुढ़ापा होता है वो बहुत कष्टकारी होता है। महात्मा बुद्ध का भी आपने अगर दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें महात्मा बुद्ध ने जो बुढ़ापा है उसको बहुत ही कष्टकारी बताया है। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि बुढ़ापा री बाट में, यानी जो बुढ़ापे की आयु होती है, घाटी कठिन घनी, बुढ़ापे का रास्ता बहुत ही कठिन होता है, कष्टकारी होता है। लाठी चोरा लूट ली धोको जीव गणी, लाठी चोरा लूट ली। भाई बुढ़ापे का सहारा क्या है, लाठी। लाठी से मतलब है संतान से। तो अंग्रेजों ने लाठी लाठी चोरा लूट ली, ये जो चोर वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजों के लिए, कि लाठी चोरा लूट ली। तो लाठी यानी कौन है, इनका पुत्र भूपाल सिंह। तो भूपाल सिंह को भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, थोड़ा भड़का दिया था, और वो भी जो है वो खुद सत्ता में आने को तैयार थे कि बस मैं राणा बन जाऊं।
इस तरीके से अंग्रेजों ने पॉलिसी की कि इनमें आपस के अंदर भी विवाद करवा दिया, महाणा को साइड में कर दिया और बेटे भोपाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। तो इसलिए कहा गया है कि बुढ़ापे की जो रास्ता है वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, और अंग्रेजों ने जो इनकी लाठी थी यानी इनका पुत्र था उसको लूट लिया, तो ये तो इस राणा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो इस तरह से एक दोहा आता है यहां पर इस प्रसंग को लेकर के। तो 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाया, जो कि अंग्रेज यही चाहते थे। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी थी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सकें। सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ, वहां राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़ राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दिया गया। तो कहां जो 18 से 17 से 23 की जो संधियां हुई थी, अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ऐसा भयंकर हस्तक्षेप अब हो चुका है कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में भी कौन बैठेगा यह भी हम डिसाइड करेंगे। और राजाओं के पास कोई रास्ता नहीं था, या तो अपनी गद्दी छोड़ो और या फिर हम जो कह रहे हैं वो मानो। वे अपने और उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। तो अब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक यानी 1930 वाला जो दशक है, 21 से 30 वाला जो दशक है, तो आप जानते हैं कि उस समय तक तो आते आते इतना एक मध्यम शिक्षित वर्ग तैयार हो चुका था, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि अवसर उनको ही दिया जा रहा था जो निरंकुश प्रवृत्ति के लोग थे, जिनको अंग्रेज चाहते थे, जो जनता पर नियंत्रण बनाए रख सकें, उनके विरोध का सामना कर सकें, उनको कैसे कंट्रोल करना है इस पर ध्यान लगाएं। तो निश्चित रूप से उनमें असंतोष फैलेगा। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात होता है। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम 1927 ईस्वी से पहले का, फिर 27 से 38 और फिर 38 से 49। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था हरिपुरा अधिवेशन का। यहां से रियासतों के लोगों के लिए यह कहा गया कि जो भी मध्यम शिक्षित वर्ग हैं वो आगे आए, नेतृत्व करें और प्रजामंडल की स्थापना करें, और देशी रियासतों से मांग करें कि आप एक तरह से प्रजा का शासन को अनुमति दें, प्रजा को भी, यानी हमारे जो नेता हैं उनको भी आप अपने मंत्रिमंडल में शामिल करो, हमारे भी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। तो कांग्रेस का सपोर्ट था। कांग्रेस में उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ है। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल और प्रजा परिषदों की स्थापना हुई। तो 1938 से पहले भी हुई थी, जैसे जयपुर की आप देखते हो 1931 में हुई। तो ऐसे करके स्थापना तो पहले भी हुई थी। जोधपुर वाले भी आप देखोगे 1934 में, बीकानेर की 1936 में। तो ऐसा नहीं है कि 1938 से पहले हुई नहीं, लेकिन आप 1938 से देखोगे कि एक बाढ़ से आ गई, और अधिकतर के जो सन आपको मिलेंगे वो 1938 से और
41, 42 या 44 इसके बीच में मिलेंगे सारे लगभग, क्योंकि अब कांग्रेस ने अपना सपोर्ट दे दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। प्रजामंडल की स्थापना के पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1920 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आती है। प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई। यह वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना। परंतु इसमें राजनीति में प्रवेश 1938 में किया था। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 34 में हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल और अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 39 में भरतपुर में स्थापना हो गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 33 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई में हुई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। तो ये कई नाम हैं। अब कौन सा कब कहां होता है पूरा डिटेल में अब आगे देखते हैं। जैसे कई प्रजामंडल है उनकी स्थापना यहां नहीं होकर के बाहर हुई थी। जैसे सिरोही की बंबई में हुई थी, बीकानेर की हुई थी कोलकाता में। तो इस तरह से जैसलमेर है, जैसलमेर की हुई थी जोधपुर में, क्योंकि यहां के राजा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने यहां प्रजामंडलों की स्थापना नहीं करने दी, तो फिर वो बाहर की गई। जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से आरंभ हुआ। यह जन आंदोलन की बात कर रहा है। प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है जयपुर में, तो यह ध्यान रखिएगा। सन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। अब कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज उठाई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्यागपत्र दिया, तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। तो उस समय ये महत्वपूर्ण नेताओं के रूप में सामने आएंगे। जयनारायण व्यास हो गए, और भी कई नेता हैं, चांदमल सुराणा, भंवरलाल सराफ, कई नेता देखने को मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें बिना लोगों की मर्जी के सीधे ही जो देशी राजे थे उनको झोंक दिया कि भाई आप हमारा सहयोग करो। अब देशी राजे सहयोग किस रूप में करेंगे, एक तो सैनिक रूप से और एक आर्थिक रूप से। अब विश्व युद्ध हो रहा है अंग्रेजों का, सैनिक आप भारत के भेज रहे हो, राजा आर्थिक रूप से सहयोग यहां से ले जा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से राजा भी सहयोग करेगा तो राजा पैसा लाएगा कहां से, किसानों से। भाई कहां से आएगा, टैक्स, रेवेन्यू। तो ले दे के बाहर वापस किस पे पड़ने वाला था, किसानों पे, और राजाओं को इसकी कोई परवाह थी नहीं। तो फिर इसका विरोध कौन करेगा, तो ये जो मध्यम शिक्षित वर्ग है इसने ये इन चीजों का विरोध करता है और ये नेतृत्व करते हैं। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों, जो महत्वपूर्ण नेता थे इनके, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा कौन थे, फूलचंद बाफना, शिवदयाल दवे, तुलसीदास राठी। अब कई बार आपसे एग्जाम में नाम पूछेगा कि फूलचंद बाफना, तुलसीदास राठी, शिवदयाल दवे का संबंध किससे है, तो ये लोक परिषद थी जोधपुर वाली, इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये जयनारायण व्यास जी का चित्र है। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुल
स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गईं। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इसमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। तो अब ये सब नाम आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि इन नामों का संबंध कहां से है, किस प्रजामंडल से है। तो महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था और सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ये आपका अलग से मेंशन किया हुआ टॉपिक कि महिलाओं का योगदान। तो क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा, पत्थर फेंके, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, इन सब के नाम ध्यान में रखने हैं। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। तो आप समझ सकते हैं उस समय महिलाओं का घर से बाहर निकलकर और इस तरह से सपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में भी कोई आंदोलन हो रहा है कि साहब महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गिनी चुनी महिलाएं घर से बाहर निकल पाएगी, नहीं जाएगी। उस समय घर से बाहर निकल के जब अंग्रेज सरकार का शासन है तो इसलिए आज इनके नाम किताबों में आते हैं। तो सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर, अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये फैक्ट है। तो कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको तो अजीब लगेंगे कि यार ये नाम सारे याद करने पड़ेंगे क्या। आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सार्वजनिक मांग पर 44 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए। अक्टूबर 1946 को डाबड़ा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकारों पर अमानवीय अत्याचार किए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दीनशीन किया गया। तो 47 में महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु हो जाती है, नए महाराजा बनते हैं हनुमंत सिंह। तो जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो तो उस समय शासक कौन था यहाँ का? हनुमंत सिंह। और हालांकि चूंकि हनुमंत सिंह ने जो है वो भोपाल नवाब की सहायता से जो मोहम्मद अली जिन्ना है उससे मुलाकात भी कर ली थी और पाकिस्तान में मिलने का पूरा पूरा प्रयास था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने हनुमंत सिंह की बिल्कुल नहीं चली। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया और अपने जागीरदारों और रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 48 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर वृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। तो ये जो वृहत्तर राजस्थान होता है 4 चरण में, तो उसके अंदर जोधपुर विलीन हो जाता है 30 मार्च 1949 को। जो 4 चरण था वृहत्तर राजस्थान, जिसमें बची खुशी जो 4 रियासतें थी बड़ी, वो उसमें शामिल हो जाती है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। तो आपके लिए एक तो महत्वपूर्ण डाबड़ा कांड है, ये ध्यान में रखिएगा, कब का है? अक्टूबर 1946, और ये कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक ये भी ध्यान में रखना कि प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया था और अपने जागीरदार और रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। हालांकि जो मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल नवाब थे, उन्होंने भी हनुमंत सिंह को धोखे में ही रखा था, सारी बातें नहीं बताई कि हम भविष्य में इनको, हनुमंत सिंह को इस तरह से दिमाग घुमा दिया था जैसे हनुमंत सिंह को यह लगा था कि सारी सत्ता आपके पास ही रहेगी, सब कुछ आपका डिसीजन रहेगा, बस आपको तो मिलना है। तो हनुमंत सिंह जी की आयु भी कोई ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल युवा थे उस समय, ज्यादा समझ नहीं थी इतनी दीन दुनिया की, तो इसलिए एक बार उनकी बातों में आगे थे ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीजें, जो क्लासें आपकी चल रही है, तो आराम से साथ साथ आपका डेली का रेगुलर क्लास हो जाती है, कई चीजें आपको एक्स्ट्रा, कितनी चीजें महत्वपूर्ण चीजें साथ में पता चलती है।
तो इसी तरह से आप जो है साथ में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। कई बार विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में आती है, तब तक आते आते उम्र का पड़ाव आ जाता है और उसके बाद ना वो एनर्जी रहती है ना वो जोश रहता है। क्योंकि अब जितने आप 21 साल की उम्र में आप में जोश था, क्या उतना जोश 26 साल की उम्र में रहता है? या 26 की उम्र में जितना था क्या वो 30 साल की उम्र में रहेगा? या जो 30 की उम्र में जितना बचा खुचा है क्या वो 35 साल की उम्र में रहेगा? एनर्जी, उत्साह धीरे धीरे समय के साथ में डाउन होता है। तो सही समय पे सही समझ का आना, ये विरले ही लोगों को नसीब होती है चीजें, कि सही समय पे अक्ल आ जाती है। तो आप जो है वो बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करते रहो। रीट में भी प्रदर्शन जो है वो बहुत जबरदस्त रहा है यहाँ विद्यार्थियों का, बहुत अच्छे से जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाई की या जैसे भी उन्होंने पढ़ा, और उसी तरीके से आप यहाँ भी कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और बाकी कोई कोर्स अगर ऐप पे लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा कंप्लीट मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे। उसमें जैसे जो साइकोलॉजी है वो सब शामिल है, जो फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट। तो लगभग 45 के आसपास तो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो हिस्ट्री है जीके वाला वो भी शुरू हो चुका है, और फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी वो भी शुरू हो चुका है। तो हिस्ट्री और साइको वाले तो 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे ये तो। और फर्स्ट पेपर जो है सेकंड ग्रेड का उसमें 4-5 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बड़ा पेपर है वो। कितनी चीजें आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ 80-90% उनमें से एग्जाम में आ जाएगा आपके, चाहे कोई सा भी कोर्स हो। तो आपकी इच्छा है आप साथ में लेते हैं। ये चीजें तो सहयोगात्मक रूप से है कि इनसे आपका बेस बनेगा। इतनी चीजें डायरेक्टली एक कोचिंग में जिस तरह से पढ़ाई जाती है वहां ये कभी नहीं पढ़ाई जा सकती चीजें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।